गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता सिलेक्शन स्केल के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट कोड ME 310 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस किया था और हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को किस तरह से हम किसी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जो HRD डिपार्टमेंट होता है उसका अपना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि किसी भी इंडस्ट्री का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इफेक्टिव है तो वहाँ पर जो पर्सन्स रिक्रूट किए जाते हैं वो रिक्रूटमेंट प्रॉपर होता है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है और ऐसी अवस्था में जब उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन किया जाता है तो उससे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों इम्प्रूव होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की यदि हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय मैकेनिज्म or subsystems like performance, appraisal, training, organizational development, potential development, job rotation, welfare and reward। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एक तरह से इंडस्ट्री की बैकबोन होता है और उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्राइजल, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यदि हम प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरियर डेवलपमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। HRD develops the key competencies that enable individuals in organization to perform current and future jobs through planned learning activities। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में मेन पावर का रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है, तो रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेजर रोल होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से की जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उससे बहुत ही प्लेन वे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि it is the organized learning experience provided by employees to bring about possibility of performance growth or personal growth within the specified period of time। Or we can say human resource development is a process of developing and unleashing human expertise through personal training and organizational development for the purpose of improving performance। ये एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पर शो किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम PMS कहते हैं, जॉब एवल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयर ब्रांड कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉई एंगेजमेंट। तो इस सिंपल डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या क्या रोल हो सकते हैं। यहाँ पर HR डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ हैं या हम यूँ कहें कि उसकी जो डिफरेंट पार्ट है उनको शो किया गया है, जैसे पॉलिसी, फाइनेंस, एजुकेशन, पार्टनरशिप और लीडरशिप। इन सब को मिलाकर के एक क्लोज साइकिल बनता है जिसके माध्यम से सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखा जाता है और साथ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये इम्प्रूव्ड हेल्थ, वर्कफोर्स आउटकम्स होते हैं। कंट्री की स्पेसिफिक कंटेस्ट में इंक्लूडिंग लेबर मार्केट की हम बात कर सकते हैं। बेटर हेल्थ सर्विसेज, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी की हम बात कर सकते हैं। और इन सब को मिलाकर के यदि हम कॉमन कंक्लूड करें कॉमन में तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो HR डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं उन्हें यहाँ पर शो किया गया है, जैसे फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इंटीग्रेटिंग पीपल इनटू बिजनेस एंड प्रमोटिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से इंडस्ट्री के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर वे में ऑपरेट किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द सर्विस रेंडर्ड बाय द एंटरप्राइज टू सोसाइटी थ्रू बिल्डिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट मॉरल विच लीड्स टू मॉरल एफिशिएंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो HRM है वो म्यूचुअल एडवांटेज के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं उनको मैनेज करता है। इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, इन चारों का ध्यान रखते हुए HR के माध्यम से डिफरेंट चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बनाए रख सकते हैं। टू एस्टेब्लिश इन द माइंड ऑफ दोज एसोसिएटेड विद द एंटरप्राइज मींस एम्प्लॉइज, शेयरहोल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स, and the enterprise is rendering the best services of which it is capable and distributing the benefits derived fairly and contributing to the success of the enterprise। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हम यूँ कह सकते हैं कि ये उसका ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके माध्यम से एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो define an organizational structure which drives productivity, developing effective coordination and communication within the organization, dedicate time to finding the right staff and developing their skill base, embracing wider societal and ethical developments। तो इस तरह से हम HR के जो मेन ऑब्जेक्टिव को 4 कैटेगरी में यहाँ पर बांट सकते हैं। और यदि हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है that speaks volumes and modern business. In just 2 words, it embodies an entire economic worldview that looks upon employees as a resource to be utilized। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ऐसा रिसोर्स है इसका वहाँ पर उपयोग किया जाना होता है और उसके प्रभावी उपयोग से ही इंडस्ट्री का उत्पादन और उत्पादन दरों को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके आइडेंटिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के लिए और उसके समूह के उद्देश्य को डिसाइड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि HR इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं उनमें टू एम्प्लॉय द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दैट इज टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल, टू एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज by encouraging and assisting every employee to realize full potential, to provide facilities and condition of work and creation of favorable atmosphere for maintaining stability of employment, and to develop and maintain a quality of work life which makes employment and the organization a desirable and social situations। तो इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री के टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हुए, सोशल एस्पेक्ट को देखते हुए, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट को देखते हुए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हुए, इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए इंडस्ट्री में मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं और उसके साथ ही उनका प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाता है जिससे कि राइट मैन विद राइट जॉब की कंडीशन को फुलफिल किया जा सके। HR डिपार्टमेंट के फंक्शंस को हम यहाँ पर मेजर रूप में देख सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, human resource planning, selection and staffing, personal research and information system, compensation and benefits, employee assistance, union and labor relations। ये जितने भी कंपोनेंट हैं जिन्हें हम HR के फंक्शंस कहते हैं ये किसी भी इंडस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। इंडस्ट्री में जिन मैन पावर को रिक्रूट किया जाता है उसको ट्रेनिंग देना और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखना, इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करना, उसके बाद उनका सिलेक्शन और स्टाफिंग करना। स्टाफिंग का यहाँ पर मतलब है राइट मैन ऑन राइट जॉब। इसके साथ ही एम्प्लॉइज़ के कंपनसेशन बेनिफिट की बात करना, उनके वेज इंसेंटिव की बात करना,
एम्प्लॉयज़ को आवश्यकता पड़ने पर असिस्टेंस देना और यूनियन और लेबर रिलेशंस को मेंटेन करना, ये सभी एचआर के प्रमुख कार्य होते हैं। रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कमिंग अंडर द मैनेजरियल फंक्शन कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. And the words of Edwin Filippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. मैनेजर रिक्रूटमेंट के हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट के सोर्स बन सकते हैं, तो उसमें हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज. इस चार्ट में जो इंटरनल रिसोर्सेज है उनको लेफ्ट हैंड साइड में शो किया गया है एरो के माध्यम से, और जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनको राइट हैंड साइड में शो किया गया है. तो जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं हम कह सकते हैं कि लोगों को प्रमोशन दे करके, जिन लोगों का रिटायरमेंट हो गया है उनको रीएंगेज करके, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को रीएंगेज करके, डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के माध्यम से और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम ये वो रिसोर्स इनका उपयोग कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. यदि हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो प्रेस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करके, प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, ई रिक्रूटमेंट के माध्यम से और डिफरेंट जो कॉम्पिटिटर के माध्यम से भी हम इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. ये वो इंटरनल रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जिनकी भी हम चर्चा कर रहे थे, प्रमोशंस, रिटायरमेंट्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र एंड इंटरनल एडवर्टाइजमेंट. इसके जो एडवांटेज हैं इंटरनल रिसोर्समेंट के, नंबर वन, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड. कि जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता है या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को रीएंगेज किया जाता है, उन्हें उनकी चॉइस वाले प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होता है, प्रोत्साहन की भावना उत्पन्न होती है, जिससे वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं. एंड कॉस्ट इज सेव्ड एज देयर इज नो नीड टू गिव एडवर्टाइजमेंट अबाउट द वैकेंसी. क्योंकि ये इंटरनल रिसोर्सेज हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि कॉस्ट सेविंग भी होता है. ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, जैसे प्रेस में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक इन इंटरव्यू, ई रिक्रूटमेंट एंड कॉम्पिटिटर्स. तो ये वो रिसोर्सेज है जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नल सोर्सेज का उपयोग करते हुए बाहर से लोगों का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया जा सकता है. इसे हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज हैं, सबसे पहला एडवांटेज है कि जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से मैन पावर को रिक्रूट करते हैं तो एक तो नई टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है. दूसरा, हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन पॉसिबल होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं. इसके अलावा यदि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में हम आउटसाइड सोर्सेज का उपयोग करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं. एचआर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो होता है ट्रेनिंग, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उनको रिक्रूटमेंट के पश्चात ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक होता है और ट्रेनिंग के माध्यम से हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को उसके अपने फील्ड में दक्ष बनाया जाता है, जिससे वो अपने कार्य को पूरी दक्षता से कर सके और उससे इंडस्ट्री की उत्पादकता और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो सके. उसके साथ साथ ही प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. तो हम ये कह सकते हैं कि नीड ऑफ ट्रेनिंग अराइजेस ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नीड फॉर गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस और एज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आर इंटेंजिबल एंड इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग बेनिफिट्स both organization and employees for a long period. Training enhances a worker's level of skill. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स इनको ट्रेनिंग दी जाती है उससे वर्कर की स्किल में इम्प्रूवमेंट होता है. स्किल इम्प्रूवमेंट से वर्कर अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है, उसका जो काम है उसकी हॉबी बन जाता है, जिससे कि वेस्टेज कम होता है, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उससे इंडस्ट्री की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव होते हैं. ट्रेनिंग के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है
वर्कर्स को उनकी नॉलेज से रिलेटेड जानकारी देना। दूसरा, उनकी स्किल में वृद्धि करने के लिए सिस्टमेटिक वे में उनको ट्रेन करना। तीसरी हम बात करें तो उन वर्कर के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, या हम यूँ कहें कि वर्कर की जो साइकोलॉजी है उसे बदलने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। यह भी ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है, जिसके माध्यम से वर्कर्स, सुपरवाइजर, ऑर्गेनाइजेशन तीनों की साइकोलॉजी को चेंज किया जाता है। ट्रेनिंग दो प्रकार से दी जा सकती है। पहले प्रकार की ट्रेनिंग को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं और दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग को ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो हम यहाँ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो पहली बात हम करेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की। क्योंकि इंडस्ट्री के हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है, जिससे कि वो लेटेस्ट नॉलेज से अपडेट हो, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो और इसके साथ ही सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है इस बारे में उसकी मानसिकता को बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी होता है। हम यदि ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो ये 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसमें कोचिंग के माध्यम से, मेंटरिंग के माध्यम से, जॉब रोटेशन से, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से और अंडर स्टडी के माध्यम से हम उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन सारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना काम करता रहता है, उसके साथ साथ ही इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपने काम के साथ साथ ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करता है। इससे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी बना रहता है और साथ ही उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। तो जैसे कोचिंग के माध्यम से, मेंटरिंग के माध्यम से, यहाँ पर मेंटरिंग का तात्पर्य ये है कि इंडस्ट्री के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको दूसरे वर्कर का मेंटर बना दिया जाता है, जिससे कि वो उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें जॉब के साथ साथ ही नई चीज़ें भी सिखाते रहते हैं। ऑफ जॉब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 5 डिफरेंट मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में जैसे हमने बात की थी कोचिंग की, तो कोचिंग इज वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड जिसमें कि 1-to-1 ट्रेनिंग दी जा सकती है, एंड इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज एंड ट्राइज टू फोकस ऑन देम. It also offers the benefit of transferring theory learning to practice. The biggest problem is that it perpetuates the existing practices and styles. In India, most of scooter machines are trained only through this method. मेंटरिंग की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की ट्रेनिंग में एटीट्यूड के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है और इसका उपयोग अधिकतर मैनेजरियल एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है. इट इज़ अ वे ऑफ इंट्रैक्शन जिसमें कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंट्रैक्शन किया जाता है और इंट्रैक्शन से माध्यम से उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाता है. जॉब रोटेशन की यदि हम बात करें तो इंडस्ट्री में जितने भी काम हैं तो उस जॉब पर हम एम्प्लॉयज को रोटेट करके और रोटेशन के माध्यम से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी कार्य के लिए उपयोग किया जा सके. जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है. सूटेबल ट्रेनर्स का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से हम ये कहें कि इट प्रिपेयर्स ट्रेनिंग विद एन ओवर व्यू ऑफ द जॉब. इट्स पर्पस एंड द रिजल्ट्स आर डिजायर्ड. डेमोन्स्ट्रेट द टास्क और द स्किल टू द ट्रेनी. allows the trainee to show the demonstration on his or her own and follow up to provide feedback and help. And the trainees are presented the learning material in return or by learning machines through a series called frames. This method is a valuable tool for all educators because it helps us to deliver step-by-step instructions, to know when the learner has learned, and to be due diligent. It means many workplace environment जहाँ पर भी है वहाँ पर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग काम आती है, जिसमें ऑन जॉब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. उन इंस्ट्रक्शन को एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं जिससे उनके कार्य में लगातार इंप्रूवमेंट होता जाता है. तो ये एक बहुत विशेष प्रकार का मेथड इसका उपयोग इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है. ऑफ जॉब ट्रेनिंग की हमने बात की तो इसे जब डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहली बात हमने की थी कि लेक्चरर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जा सकता है. दूसरी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है और उनके माध्यम से लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस आयोजित करके और इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को इसका एडवांटेज दिया जा सकता है. इन लेक्चर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोटिवेशन होता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है. लेकिन जो स्पीकर इसके लिए आवश्यक होता है
उसके पास सब्जेक्ट का डेप्थ होना चाहिए या उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे कि जब वो अपना लेक्चर डिलीवर करे या कोई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए तो उससे इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज पर अच्छा प्रभाव पड़े। वेस्टिबल ट्रेनिंग की हम बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें नियर द जॉब ट्रेनिंग इसे कहा जाता है, एज इट ऑफर्स access टू समथिंग न्यू। इन वेस्टिबल ट्रेनिंग द वर्कर्स आर ट्रेंड इन ए प्रोटोटाइप एनवायरमेंट ऑन स्पेसिफिक जॉब इन ए स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि प्लांट में एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है जहां पर प्रोटोटाइप सिस्टम के माध्यम से, किसी भी मशीन के मॉडल के माध्यम से या प्रोटोटाइप के माध्यम से जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसी कंडीशंस जनरेट किया जा सकें जो कंडीशंस एक्चुअल वर्कशॉप में होती है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग आजकल काफ़ी मात्रा में दी जाने लगी हैं, जिन्हें हम वर्चुअल सिस्टम भी कह सकते हैं, और उसके माध्यम से एम्प्लॉय को पूरा ट्रेंड कर दिया जाता है, जिससे कि जब वो ऑन जॉब काम शुरू करता है तो उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी एक प्रकार की विशेष ट्रेनिंग होती है जिसमें कि इनिशियल वे में जब भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है तो उससे एज ए अप्रेंटिस काम में लिया जाता है और अप्रेंटिस की तरह काम में लेकर के उससे डिफरेंट चीज़ों की जानकारी दी जाती है ताकि वो धीरे धीरे अपने कार्य को सीखें और सीखने के पश्चात उन्हें उस कार्य पर डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाता है। अंडर स्टडी इज आल्सो अ मेथड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। सिमुलेशन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन की तरह होता है, और हम 4 प्रकार के बेसिक सिमुलेशन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी, रोल प्लेइंग एंड इन बास्केट ट्रेनिंग। इन 4 प्रकार की ट्रेनिंग का उपयोग करके और हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम सिमुलेशन भी कहते हैं, जो ट्रेनिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम मसलों को ट्रेन कर सकते हैं, जिसे कि हम टी ग्रुप ट्रेनिंग या लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग में लोगों को अवेयर किया जाता है, जो एम्प्लॉइज उनको अवेयर किया जाता है और उनको लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए या एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार से करने करना चाहिए उसकी जानकारी दी जाती है। इट रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर ओन पर्सनल क्वालिटीज, कंसर्न, इमोशनल इश्यूज एंड थिंग्स that he or she has in common with other members of the group. It is the ability to behave suitably in light of understanding. तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को सेंसिटिव ट्रेनिंग कहा जाता है। हम इसे एक प्रकार का बिहेवियरल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जिसमें प्रत्येक एम्प्लॉय के एटीट्यूड की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके एटीट्यूड के बिहाफ पर उसे सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की हम बात करें तो ये एक रियलिस्टिक और यूजफुल मेथड है जिसके माध्यम से दूसरे एम्प्लॉइज का बिहेवियर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि इन एवरी सोशल इंटरेक्शन देयर इज अ मोटिवेशन प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन एंड अ रिएक्शन टू दैट मोटिवेशन गिवन बाय अनदर पर्सन। किसी भी सिस्टम में हम बात करें जहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन में किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस मोटिवेशन किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस मोटिवेशन के अगेंस्ट में रिएक्शंस दी जाती है। वो उसके फेवर में भी हो सकती है और डिसफेवर में भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन रिएक्शन है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो ये एक प्रकार की मोटिवेशनल रिएक्शन होती है, एक व्यक्ति के द्वारा मोटिवेट किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस मोटिवेशन पर कुछ रिएक्ट किया जाता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लोगों का ईगो है वो किस लेवल का है और उस लेवल को ध्यान रखते हुए ट्रांजेक्शन एनालिसिस के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। सुपरवाइजर की जो ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है उसमें मैनेजिंग वर्क फ्लो, ट्रेनिंग न्यू हायर्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टीम शेड्यूल्स, रिपोर्टिंग टू HR एंड सीनियर मैनेजमेंट, evaluating performance and providing feedback, identifying and applying career advancement opportunities, and helping to resolve employee issue and disputes. एक अच्छे सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि HR के द्वारा जब किसी भी पर्सन को रिक्रूट किया जाता है तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ का होना जरूरी है जिसके माध्यम से वो इंडस्ट्री में अपना प्रभाव बना सकता है या अच्छा काम करके और अपनी स्किल को शो कर सकता है। उसके लिए जो क्वालिटीज एक सुपरवाइजर में होना चाहिए उसमें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल उसमें होना चाहिए, एक्सपर्टाइज इन टीम और डिपार्टमेंट, एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर,
firm grasp of company policies, strong work ethic, punctuality and time management skills होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज में होना चाहिए, इंटरेस्ट इन लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज इसमें होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में जो एचआरडी का रोल है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो एचआरडी है जिसे हम कह सकते हैं कि इज द फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉइज डेवलप देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। ह्यूमन रिसोर्स में सेट स्ट्रेटेजीज एंड डेवलप पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, systems and process that implement these strategies in a whole range of areas. तो हम ये कह सकते हैं कि HRD is the process of helping people to acquire competencies in an organizational context. HRD is a process by which the employee of an organization are helped in a continuous and systematic way. इन परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ पर HR को डिफाइन किया जाता है और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना और लोगों की एबिलिटीज को पहचानना और उसके बाद उनका प्रॉपर वे में डिप्लॉयमेंट करना। तो उसके लिए जो तरीके काम ले आ सकते हैं, जैसे एक्वायर और डेवलप कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस रिलेटिंग टू देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोल्स, improve their general capabilities as individuals, discover and exploit their available potential for their own and organizational development purpose। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो कोई कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से जो एचआर का रोल है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ब्रीफ में आज हमने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।